बड़ी खबरें हैं उस हर फ्रंट से जहां ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की मोसाद की योजना अब फेल हो चुकी है और प्लान फेल होने के बाद मोसाद में बड़ा बदलाव हुआ है। मोसाद डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने कड़ा एक्शन लिया है। योजना फेल होने पर मोसाद के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स को हटाया गया है और इजरायली मीडिया हाउस चैनल 12 के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो आखिर मोसाद में हुए इस एक्शन का मतलब क्या है? क्या मिशन तेहरान को देखते हुए यह बड़ा फैसला हुआ है? क्या मिशन तेहरान फेल रहा इसलिए यह एक्शन हुआ है? क्योंकि योजना फेल होने पर ही मोसाद के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स को हटाया गया है। मोसाद डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने बड़ा एक्शन लिया है। तो देखिए, मोसाद का मिशन तेहरान फेल, 2 अफसरों पर गिरी गाज। क्या खबर है? मोसाद के डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने 2 अफसरों को हटा दिया है। दोनों अफसरों ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना तैयार की। इस योजना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया गया था। हटाए गए अधिकारियों में से एक इंटेलिजेंस डायरेक्टर का प्रमुख और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को पिछले साल दिसंबर में नियुक्त किया गया था। हटाया गया दूसरा ऑफिसर ईरान डिपार्टमेंट का प्रमुख था। मोसाद प्रमुख चाहते थे कि अफसर योजना के फेल होने की जिम्मेदारी लें। दोनों अफसरों ने योजना फेल होने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो फिर यह एक्शन किया गया, हटा दिया गया। मोसाद में क्या बदलाव हुए हैं? तो विफलता के बाद मोसाद की रणनीति पर सवाल उठे। मोसाद ईरान पर नई रणनीति अपना रहा है और मोसाद प्रमुख गुफमैन बदलाव कर रहे हैं। बदलाव के तहत ही अफसरों को हटाया गया। गुफमैन के हटाए गए अफसरों से पहले से मतभेद चल रहे थे। यह चैनल 12 के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवात सर, सवाल आपसे, मोसाद जिस स्ट्रैटेजिकल मूव के साथ ऑपरेट करता है, पूरी दुनिया में उसी को लेकर एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि मोसाद का ऑपरेशनल तरीका सबसे एक्सक्लूसिव रहा। तेहरान के मामले में क्या फेलियर साबित हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो शुड भी ऐसा लगता है कि जो इनिशियल असेसमेंट भी की मोसाद ने और उसके साथ कहीं ना कहीं CIA भी था, वो बिल्कुल गलत किया। उन्होंने ये जो इंटेलिजेंस दिया था कि अगर हमले होते हैं ईरान के ऊपर और उसके अयतुल्ला अल खमेनी टॉप कमांडर और 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांडर मारे जाते हैं तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो इनिशियल असेसमेंट थी वो बिल्कुल गलत मिली। और दूसरा ये भी था कि वहाँ पर इंटरनेट डिसेंट हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि प्रिपरेशन के बारे में, कि ईरान की जो प्रिपरेशन थी उसकी भी जो असेसमेंट की थी मोसाद ने, उसमें भी काफ़ी कमी मिली, क्योंकि जो ईरान था वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर था। उसकी मिसाइलें जो बना रहा है, स्पेशली मिसाइल सिटी में, वो बहुत ज़्यादा थी। और उसने जो पिछले साल युद्ध हुआ था जो जून के अंदर 13 दिन का, उसके बाद ईरान ने अपनी जो ताकत बहुत बढ़ा ली थी, जबकि मोसाद ने उसका जो आंकलन किया उसके अंदर उसको बहुत ही हल्के में झांका था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मोसाद की जो इंटेलिजेंस थी, मोसाद की जो असेसमेंट थी, वो बिल्कुल गलत मिली। और ईरान ज़्यादा तैयार था। ईरान को जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार के, ऐसा लगता है कि सारे की सारे जो इंटेलिजेंस में बहुत कमियां मिली और इसीलिए इनको निकाला गया। अभी देखो, लड़ाई कभी भी शुरू दोबारा हो सकती है, इसमें कोई नहीं। बातचीत का दौर चला हुआ है कि कहीं ना कहीं बातचीत कतार से भी, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के जो हैं मिलके कहीं ना बातचीत हो रही है। प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका पे कि दोबारा युद्ध ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर युद्ध स्टार्ट होगा तो फिर ईरान, इन्हीं जो देश, खाड़ी के देश हैं, इनके जो एनर्जी सेक्टर, पावर प्लांट्स, इनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डिसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद कर देगा। तो ये भी एक सच्चाई है। आज बहुत बड़ी एक प्रकार से विडंबना है अमेरिका के साथ। दूसरी, उसके हथियारों में भारी कमी आई है। आप देखिए, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या थर्ड टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, मैन पैड, हाई मार्स, जितने भी हथियार थे अमेरिका के, उसमें 40 से 50% जो है वो ही रह गए, बाकी वो खत्म हो चुके हैं। जबकि बिनस्बत ईरान के पास जो मिसाइलें, ड्रोन, बिल्कुल सर, लेकिन हालांकि यही सवाल जो आप बात कह रहे हैं सर, जिवाद सर, यही सवाल जब ट्रंप से किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। जो खबरें चलाई जा रही हैं, जो दावा किया जा रहा है, वो सही नहीं है। और देखिए, अमेरिका की परमाणु नीति को लेकर अभी की ये बड़ी खबर आपके सामने, अपनी परमाणु नीति को बदलने की तैयारी में है अमेरिका।
टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। रूस चीन से टकराव की स्थिति में छोटे एटम बम का इस्तेमाल मुमकिन है। एनबीसी न्यूज के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिका से बड़ी खबर यही है कि क्या वाकई बदल रही है परमाणु नीति, क्योंकि अमेरिका की परमाणु नीति बदलने वाली है। रूस चीन से तनाव होने पर नीति बदलेगी। अमेरिका छोटे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। कम दूरी के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यह दावा किया जा रहा है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रस कोल भी समीक्षा कर रहे हैं। विरोधी के हमले से पहले अमेरिका इस्तेमाल कर देगा, यही एनबीसी न्यूज की तरफ से दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते क्या हैं। कम क्षमता और कम दूरी वाले परमाणु हथियार हैं। इसमें पूरे शहर को निशाना नहीं बनाया जाता, सीमित सैन्य लक्ष्य के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है और सीमित युद्ध क्षेत्र या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मनीष झा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी तो यही परमाणु नीति की बात रूस को लेकर कही गई कि रूस भी इस तरह के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, लिमिटेड टैक्टिकल। अब यही खबर अमेरिका के भी संदर्भ में आ रही है। क्या माना जाए कि धीरे धीरे ही सही वेपन्स ऑफ डिटरेंस की जो परिभाषा है उसको ही बदलने की कोशिश हो रही है, शनय शनय धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बड़े चेंज की तरफ न्यूक्लियर पॉलिसी में ये बड़े देश बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, अफसोस की बात यही है कि जो अपने को सुपर पावर कहते थे वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं कि एक बार फिर वो टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल के लिए विचार कर रहे हैं। वैसे तो इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है और बताने की जरूरत नहीं है कि एक बार किस देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, जबकि इसके उलट लगातार कहा गया कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 5वां साल ये जंग की हो रही है। क्रेमलिन पर अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ और बहुत सारे ऐसे अटैक हुए जहां पर पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हुई, लेकिन रूस की तरफ से टैक्टिकल वेपन या इस तरह के किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगर अमेरिका ये कहता है कि हमें खतरे की स्थिति में हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो यही तो उसने जापान पर किया था और यही काम वो कभी भी कर सकते हैं। इराक में उन्होंने कहा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सीरिया में उन्होंने कहा था कि केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। कल के दिन में मान लीजिए किसी कंट्री में वो कहेंगे कि भारत ऐसा हथियार बना रहा है इसलिए हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ये अमेरिका के उस वॉर मॉन्गरिंग जो पॉलिसी है उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका किस तरह से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के टैक्टिकल वेपन क्या उससे फूल बरसेंगे और बाकी देशों के टैक्टिकल वेपन से जनसंहार होगा, ये पूरी दुनिया को सोचना होगा। लेकिन इस बदलती स्ट्रैटेजी के जरिए मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? सवाल पांडे सर आगे आपसे करेंगे, क्योंकि उससे पहले खबर सुनिए जहां सऊदी अरब और हुती में भी तनाव बढ़ चुका है और हुती ने सऊदी अरब के नजरा में हमला किया है। सऊदी अरब के 11 नागरिक इसमें घायल हुए। सऊदी अरब ने खतरे की चेतावनी भी दी। और हुती ने यमन में सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों पर भी हमला किया। हमले में 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया गया। अब हमलों के बाद सऊदी अरब यमन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है और 2022 के युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव। अमेरिका ने हुती हमलों की निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया। तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर ग्लोबल बाजार में भी चिंता बढ़ी है। सऊदी शेयर बाजार पर भी बढ़ते तनाव का नकारात्मक असर देखा गया। जवाबी कार्रवाई होती है तो यमन मोर्चे पर फिर संघर्ष शुरू हो सकता है। और हुती करेगा सऊदी पर मेगा अटैक। जी हां, ट्रंप पर मुस्तफा का शिकंजा। सऊदी अरब मानता है कि हुती हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है। आईआरजीसी हुती के गठजोड़ में इराक के मिलिशिया भी शामिल हैं, ये उसका मानना है। लेकिन सऊदी अरब की खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है? कुछ दिनों में इराकी मिलिशिया हुती सऊदी पर बड़े हमले करेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और हवाई अड्डों पर हमले संभव है। सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मूवमेंट को भी नोटिस किया है और इराकी मिलिशिया हुती और आईआरजीसी ऑफिसर्स के बीच कई बैठक भी हुई हैं।
शांति समझौते को खत्म करना चाहता है ईरान, ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में। ईरान का यूएस पर दबाव, अमेरिका को अप्रत्यक्ष तौर पर सबक सिखाना चाहता है ईरान। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो अमेरिकी हित प्रभावित होंगे। अमेरिका सऊदी अरब के बीच गहरी आर्थिक साझेदारी है और पश्चिम एशिया के ऑयल मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अल अरबिया के हवाले से यह दावा किया गया है। हालांकि पांडे सर, अब सवाल आपसे, यही वो सबसे बड़ी वजह है जहां सऊदी अरब ने अमेरिका से सीधे पूछा आपका प्लान ऑफ एक्शन ईरान को लेकर है क्या, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था सर। और आज अगर अमेरिका अपनी परमाणु नीति में बदलाव के संकेत देता है तो क्या ये इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स को आज के इस हालात में देखते हुए जरूरी हो चुका है? क्योंकि अमेरिका के लिए इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उसको गल्फ को सिक्योरिटी रीअश्योर करनी पड़ रही है। जैन, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, जहां तक बात है समीकरण का, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। अमेरिका के साथ मजबूरी ये है, जैसा कि चर्चा में हुई, कि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, दूसरी मारक क्षमता है, उसमें प्रभावित हुई है। 75% पेट्रोल खत्म होने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाए जो चाहते थे। वो 50% से ज्यादा उनके थर्ड और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स जो है वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। तो अब जो है उनके पास बचता क्या है? न्यूक्लियर ऑप्शन, जिसकी आपने चर्चा की। मजेदार चीज ये है कि किसी प्रकार से भी ये ईरान चाहता है कि अमेरिका को एक अच्छा सबक सिखाया जाए। साथ में यमन के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसके पीछे भी कारण बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में इस समय पाकिस्तानी प्रतिनिधि जो है शहबाज और मुनीर दोनों वहां पहुंचे हुए हैं। साथ में अर्डगन भी पहुंचने वाले हैं और वहां कुछ बड़ा होने वाला है। इस्लामिक नाटो की बात जैसा चर्चा की जा रही है कि शायद कुछ वहां पर डेवलपमेंट हो। इन सबको देखते हुए ये था कि IRGC और हुती मिलकर सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं ताकि उसकी जो ऑयल स्टोरेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, वो उन पर जो है इस रूप में उनको क्षति पहुंचाई जाए ताकि उनका व्यापार बाधित हो और उनको इकोनॉमिक चपत लगे। 2014 में जो अटैक हुआ था, 2015 में सऊदी अरब ने सेना भेजी यमन में ताकि हुती ग्रुप्स का मुकाबला किया। 2022 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा समझौता किया गया। अब उस समझौते के अंतर्गत जब कार्रवाई बढ़ाई जा रही है तो हुती चाहता है कि इसके पहले की सऊदी अरेबिया पे फोर्स और बढ़ाए, जो कि लगातार बढ़ाया जा रहा है वो, और कहा जा रहा है कि जब प्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हुती एंड सऊदी अरेबिया था, उस स्तर पर जो डिप्लॉयमेंट सऊदी अरेबिया ट्रूप्स का हो रहा है, तो ऐसे हालात में हुती ने कहा कि अब अटैक करना जरूरी है। जो हमला किया गया सऊदी अरेबिया पर, उसमें आपने बताया भी 11 जो लोग घायल हुए, इसमें 4 साल का बच्चा भी है। तो अब ये जो अंधाधुंध आक्रमण एक दूसरे पर हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। सिवाज सर, अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो जितने गल्फ देश हैं, ये सऊदी अरब और बाकी देश जो हैं, ये कब तक धैर्य रखेंगे? अमेरिका के भरोसे क्या हो सकता था और क्या हुआ है वो तो इन्होंने देख लिया है। कब तक ये धीरज रखेंगे और कब तक ऐसा लगता है आपको कि ये सीधे वॉर में एंटर नहीं करेंगे? क्योंकि ईरान तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पूरे इलाके में डोमिनेट करने की मुद्रा में आता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई है इनके पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो बेसिस दे रखी है अमेरिका को, वो बेसिस जो प्रोटेक्शन के लिए दी थी वो आज लायबिलिटी बन गई और उन पे हमला करेगा ईरान, पलटवार। उसने राउंड 1 में भी दिखा दिया। इनका जो एनर्जी सेक्टर, पावर प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क, उस पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ये सभी देश नहीं चाहते कि दोबारा राउंड स्टार्ट हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि जो लीवरेज मिल गया ईरान के पास, 2 लीवरेज है। एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को उसने बंद कर दिया है, वो उसका लीवरेज है, उसको मैनिपुलेट करेगा। दूसरा उसके पास ये है, दुखती हुई नब्ज है कि खाड़ी के देश, अगर उसके ऊपर हमला होगा तो खाड़ी के देश के ऊपर हमला करेगा। और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे पेट्रोइड, थार सिस्टम, वो काफी कमजोर हो गया। तो ये लगता है कि जो सिचुएशन काफी फ्लूइड है और मुझे लगता है कि ये जो खाड़ी के देश है, ये अपनी नीति आने वाले समय में बदलेंगे। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है, अभी इनको अमेरिका के साथ ही रहना है और ये अमेरिका को एक प्रकार प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा युद्ध ना स्टार्ट हो, क्योंकि अगर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन देशों पे होगा। इनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ये सच्चाई है। दूसरा पॉइंट है कि आ रहा था रवि कि जो होती रिबल है वो क्या कर रहे हैं रेड सी में, उसने स्पेशली सऊदीज को टारगेट किया है। जो सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से अपना ऑयल बेच रहा था रेड सी में यानबू के थ्रू, वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी को हुआ है जब से होती रिबल। सर, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना सर कि ये सारे देश अरब समेत ईरान की दादागिरी को झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लंबे समय से इसी की तो चर्चा चलती रही है कि भाई अरब की कंडीशन ही यही थी कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बने तो हम अमेरिका का साथ देंगे।
हाँ बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का साथ देंगे और ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, ये सच्चाई है। मगर जो सारा का सारा जो सिचुएशन बदली है, अब उनको लगने लगा है कि वो बहुत वल्नरेबल है ईरान के हमलों से, और जो बचाव सोचा था अमेरिका कर पाएगा वो नहीं हो रहा है। तो ये लगता है कि आगे उनकी नीति बदलेगी। ये सच्चाई है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार कोई नहीं चाहता। ये नहीं कि इजराइल नहीं चाहता, ये खाड़ी के देश भी ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो इन देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, ये सच्चाई है। मगर आप ये देखिए समीकरण, जिस प्रकार से पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है खाड़ी के देशों में, अब ये नहीं लग रहा खाड़ी के देशों को ये समझ आ रही है कि अगर किसी तरीके से युद्ध रोका जा सके, सबसे अच्छी बात है। युद्ध अगर स्टार्ट होता है तो सबसे ज्यादा नहीं आ रहा है सर, क्योंकि बातचीत को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं और आपने कहा लिवरेज जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए वही एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस पूरी बातचीत को देखते हुए भी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। अब आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर अटैक हुआ है। 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद यह बदला लिया गया और दोनों सैनिक दक्षिणी लेबनान के माजल में विस्फोट की चपेट में आ गए। 4 अन्य इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जून में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल के सैनिकों की मौत की खबर। और लेबनान के तिब्नीन और बुर्ज अल शमाली में हमले हुए। इजरायली हमलों में एक लेबनानी नागरिक की मौत हो गई। खबर लेबनान के दायरे में हवाई हमले को लेकर भी है, जहां हवाई हमले में एक घर तबाह हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया 2 मार्च से अब तक लेबनान में 4,333 लोगों की मौत हुई है। और हमलों के बीच लेबनान इजरायल में वार्ता भी जारी। अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम वार्ता है। दोनों देशों के बीच 7वें दौर की वार्ता। और आज की एक और बड़ी खबर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि अमेरिका के पास कुछ हथियारों की सप्लाई थोड़ी कम और हथियारों की कमी की खबर लीक होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज। खबर लीक से ईरान से डील में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने हथियारों के लिए बजट में $21 मिलियन की मांग भी की है। रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें हर समय हथियारों की जरूरत होती है। और हथियारों की कमी की खबर से ट्रंप का इनकार। सेना के पास जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है, ये ट्रंप ने कहा। अमेरिका के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, ये ट्रंप का बयान है। हम लगातार हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। CNN ने दावा किया था अमेरिका के पास हथियारों की कमी। और हथियारों की कमी की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सुनिए। दुनिया भर में हमारे हथियार मौजूद हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसे वापस ले लेंगे। तो देखिए, सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। 5 पॉइंट में इस खबर को समझते हैं। पहला यह कि CNN का दावा सामने आया है, अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है, यह CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया। दूसरा यह कि ईरान जंग की वजह से पेंटागन के पास हथियारों की कमी हुई है। अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी का दावा किया गया है। और चौथी बात यह है, चौथी खबर यह है कि ईरान जंग में 80% थर्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो गई है। 5वां फैक्ट ये कि ईरान जंग में 50% से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी मात्रा है, अमेरिका बहुत तेजी से नए हथियार बना रहा है। अभी इतिहास में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, प्लांट बन रही हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या सही में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए हैं। पांडे सर, लगातार रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं और इन्हीं दावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान, आपको वाकई लगता है ये महज प्रोजेक्शन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान को कोट अनकोट करेंगे, जो बात आप हमेशा एक्सपर्ट्स कहते हैं, अमेरिका चाहता ही नहीं कि किसी भी फ्रंट पर स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि यहां हथियार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हथियारों की यही सप्लाई उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी। पांडे साहब, देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जो हथियारों की कमी है वो भले ही कुछ भी कहें डोनाल्ड ट्रंप,
लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या बताती है कि आप यूक्रेन आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपसे कह रहा है कि मुझे पेट्रोल दीजिए या पेट्रोल बनाने की जो है छूट दीजिए, आप दोनों नहीं दे रहे हैं। उससे आपको यूक्रेन को 600 पेट्रोल इंटरसेप्टर्स ऑलरेडी दिए गए थे और उसके बाद अगर 600 नहीं दिए जाते शायद अमेरिका की मारक क्षमता रहती और शायद यूक्रेन और का युद्ध जो है वो भी शायद समाप्त हो गया होता। लेकिन मजेदार चीज ये है कि दूसरी बात जो सामने आई है कि आप न्यूक्लियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शंस में जाएंगे जो कि शॉर्ट रेंज की होती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो खतरा है वो ये कि आप सोचते हैं कि भाई क्षति तो उतनी नहीं होगी जो एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब में होगी, तो हम इसका इस्तेमाल कर दें तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सॉफ्ट होने लगती है। ये एक बहुत खतरनाक एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर टैक्टिकल एटॉमिक हथियारों का प्रयोग इस प्रकार से निरंतर बढ़ता जाएगा तो पूरे विश्व की जो मानवता है उस पर अटैक होगा। तीसरी बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि भाई ईरान का नेवी खत्म हो चुकी, आर्मी खत्म हो चुकी, एयरफोर्स खत्म हो चुकी, तो आप परेशान क्यों हैं? क्यों आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं? क्यों जहाज भेज रहे हैं? क्यों आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोल हमारी तेजस बना रहे हैं? उनको पता है कि 2030 से पहले उनको नए पेट्रोल मिसाइलें इंटरसेप्टर्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो आर्म्स प्रोडक्शन की नीति रही है वो कोल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड रही है। अब जब आप लंबे वॉर में जा रहे हैं, लगभग ये युद्ध जो इनके बीच में ईरान और इराक के बीच में है 6 महीने के आसपास की अवधि पूरी करने वाला है, तो ऐसे हालात में हथियारों की आवश्यकता आपको है और आप उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, तभी तो आप बार बार आपको कहना पड़ रहा है। अदरवाइज ये जो नैरेटिव सेट करने का कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, क्या आवश्यकता है, ये साफ बताता है कि पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और है। और जहां तक हथियारों के जो फिगर्स आ रहे हैं, CNN कुछ और कर रहा है, फॉक्स कुछ और कर रहा है और ISS और ISW जैसी एजेंसियां जो एनालाइज करती हैं वो कुछ और कर रही हैं। लेकिन ये जमीनी हकीकत ये बताती है कि आप सीज फायर का जो प्रयास कर रहे हैं ये आप टाइम परचेज कर रहे हैं। सिंपल सा समय चाहिए आपको ताकि इस बीच में आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकें, जो आपके वॉरशिप्स हैं वो अंडर स्ट्रेस है उनका मेंटेनेंस कर सकें, साथ में कुछ जो भी हथियार कहीं और से लिया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा है कि टाइम बाय कर रहा अमेरिका ताकि हथियारों की जहां जो कमी है उसे इस बीच पूरा किया जा सके, ताकि अगले राउंड के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो। और देखिए, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ से मतभेद की खबरों को ट्रंप ने नकारा है। हेगसेथ से मतभेद की खबर पूरी तरह से गलत, ट्रंप ने कहा। मैं हेगसेथ के साथ के काम से बहुत खुश हूं, यह ट्रंप ने कहा है। हेगसेथ के काम से मैं प्रसन्न हूं, ट्रंप का बयान। तो ट्रंप और हेगसेथ में मतभेद, दावा क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध मंत्री हेगसेथ के बीच मतभेद को लेकर यह दावा किया गया, जहां ईरान जंग के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच मतभेद। मिसाइल इंटरसेप्टर कम होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। और देखिए ट्रंप ने क्या कहा, तो मतभेद होने की खबर गलत है। हेगसेथ के काम शानदार, हेगसेथ ने शानदार काम किया है। हेगसेथ के काम से मैं खुश हूं। वेनेजुएला और ईरान अटैक अभियान सफल रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यही है कि क्या ट्रंप और हेगसेथ के बीच ईरान को लेकर मतभेद है? यही रवि एक और सबसे बड़ा सवाल। मनीष, डिफरेंसेस की बात कोई पहली बार नहीं आई है, इस बार हेगसेथ का नाम आया है। उसके पहले कभी जेडी वेंस का नाम आता था। इतना तो जरूर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कहीं ना कहीं कई सारे विषयों पर मतभेद है या दरार है। क्या वो डिफरेंसेस आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे? क्योंकि ट्रंप के बयान, ट्रंप के स्टैंड का कई बार उनके सहयोगियों को ही समझ में नहीं आता या उनको ही पता नहीं होता। देखिए, इस बार का मामला थोड़ा अलग इस मायने में है कि जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक इलेक्टेड लीडर है। अगर उनके साथ ट्रंप का मतभेद होता भी है तो वो बहुत ज्यादा बड़े एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीट हेगसेथ अफोर्ड भी कर सकते हैं कि ट्रंप नाराज हो जाएं, क्योंकि 1 मिनट लगेगा, इनको कान पकड़ के हटा दिया जाएगा, इनकी जगह किसी टॉम डिक हैरी को जैसे वहां पर बना दिया जाएगा रक्षा मंत्री। तो इसीलिए पीट हेगसेथ तो वही कहेंगे, वही करेंगे जो कि ट्रंप कहेंगे। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद उस मायने में। हाँ, दोनों फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट इसीलिए हैं क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि अमेरिका के पास बहुत सारे गोला बारूद हैं, लेकिन यहाँ गोला बारूद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों की, और उसकी संख्या कितनी हो सकती है? 1000, 2000 हो सकती है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने यूक्रेन को दिया, वहां खर्च हो गया। फिर पिछले साल इजराइल को दिया। उसके बाद इस साल आप देखिए 40 दिन के जंग में इजराइल पर भी अटैक हुए, मिडिल ईस्ट में दुबई पर, यूएई पर अटैक हुए, लगभग 1200 अटैक ये हुए थे। तो उसमें से 700-800 तो कम से कम थार्ड और पैट्रियट के एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा इंटरसेप्ट मिसाइल होंगे नहीं, और
ईरान के पास बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल अभी बचे हुए हैं। बिल्कुल, तो यही वजह है कि ईरान भी अब आगे और बड़े स्तर पर हमले की तैयारी को लेकर दावा कर रहा है। मनीष, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। अमेरिका पर हमले के लिए ईरान की सेना तैयार है और अगर हमला हुआ तो हम भी तैयार। IRGC का बयान, अपने हथियारों को अपडेट कर रहे हैं। यूएस ईरान वार्ता में गतिरोध आने की आशंका। जी हां, परमाणु समझौते पर अटकी बात। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करना चाहता। हॉर्मुज़ पर दोनों पक्ष लगभग सहमत नजर आ रहे हैं। एक्सियोस के हवाले से यह दावा किया गया है। तो अमेरिका ईरान में समझौते के आसार कम। हालांकि अमेरिका की परमाणु मांगों ने गतिरोध को पैदा किया है। अमेरिका की लगातार धमकियों से तेहरान और उग्र हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर समझौता, लेकिन परमाणु मुद्दा अनसुलझा। अमेरिका परमाणु मुद्दे पर भी बात करना चाहता है। ईरान परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। दो मुद्दों पर सबसे बड़ी तकरार है। कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, दूसरा है 440 किलो ईरानी यूरेनियम, जिस पर गहरा मतभेद दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि समझौता फिर से फ्लॉप हो सकता है। अब मुश्तबा को लेकर राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। बड़ी खबर है, मुश्तबा खamenei से मिलना मुश्किल, ये पेज़ेश्कियान का कहना है। एक ईरानी को मुश्तबा पर भरोसा। मुश्तबा की मौजूदगी से देश का हौसला बढ़ा है। और मुस्तफा पेज़ेश्कियान में सब ठीक नहीं। पेज़ेश्कियान ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। मुस्तफा खamenei से मिलना बेहद मुश्किल, उनका समर्थन हमारे लिए बड़ी ताकत है। मुस्तफा के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। एक ईरानी को मुस्तफा पर भरोसा है। मुस्तफा की मौजूदगी से देश का हौसला बढ़ा है। सीक्रेट मुलाकात का दावा भी किया गया। मुस्तफा पेज़ेश्कियान में अज्ञात जगह मीटिंग, राष्ट्रपति को तेहरान में गुप्त जगह ले जाया गया। पेज़ेश्कियान अंधेरी जगह पर मुस्तफा से मिले। अंधेरे में ही पेज़ेश्कियान ने मुस्तफा से सारी बात सुनी और पेज़ेश्कियान मुस्तफा की सिर्फ आवाज सुनते रहे। मुस्तफा ने राष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाया। मुस्तफा पेज़ेश्कियान में मतभेद क्यों है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ईरान की विदेश नीति पर दोनों की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। अमेरिका के साथ समझौते पर अलग अलग राय है और पेज़ेश्कियान की IRGC सरकार से कई मुद्दों पर अलग सोच है। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर मुस्तफा का रुख काफी कठोर रहा है। अब नेतन्याहू ने फिर दोहराया अपना संकल्प। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का यह बयान, जहां इजरायली रणनीति पर समझौते का असर नहीं और समझौते पर इजरायल का अस्तित्व नहीं टिका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे। और अमेरिका ईरान में डील जिया है और इसमें इजरायल की अनदेखी की बात सामने आ रही है। डील से इजरायल को बाहर रखा गया। लेबनान में सीज़फायर चाहता है ईरान। US से इजरायल को सिर्फ आश्वासन मिला है। हालांकि अमेरिका का रुख और इजरायल का रुख समझिए, जहां अमेरिका युद्ध को रोकना चाहता है और डील करना चाहता है, जबकि इजरायल ईरानी परमाणु क्षमता के खात्मे की बात बार बार दोहरा रहा है। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, जहां 60 दिन की वार्ता को लेकर अमेरिका का रुख सामने आया रवि, जबकि इजरायल तत्काल और कठोर कार्रवाई का संकल्प दोहरा रहा है। बिल्कुल अधूरा समझौता अस्वीकार है और प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत से ईरान मजबूत होगा। और कुल मिलाकर ये जरूर है कि जिस तरह से ये बातचीत शुरू से ही चल रही थी, कहीं ना कहीं इजरायल इससे बहुत खुश नहीं था। और जब भी ईरान के खिलाफ अमेरिका थोड़ा कठोर होता है, इजरायल के लिए वो अच्छी खबर होती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया